हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4 न्यूज़ बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। तो इसमें हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिनका चाणक्य भी नाम है, तो इनकी किताब है अर्थशास्त्र। तो इन्होंने पूरा जो है कैसे एक स्टेट को चलाना है। ठीक है, जैसे पहले किंगडम हुआ करते थे ना, आप मान लो कि पूरे देश को कैसे चलाना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किंग के क्या-क्या रोल होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी है। तो अर्थशास्त्र आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है स्टेटक्राफ्ट के ऊपर। हुँ। कौटिल्य ने जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना करने में बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहा है। ठीक है, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर के इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोका। ठीक है, तो अशोका के बारे में आप जानते ही हैं, है ना? तो अशोका द ग्रेट, द रूलर, है ना? तो उनके बारे में किसी न सबने सुना होता है कुछ ना कुछ, है ना? तो यही जो मौर्यन एम्पायर में ये 3 रूलर्स इम्पोर्टेंट थे। ओके, मेनली चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये एक जो किंगडम होता है, जो एक राज्य होता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, फोर्टिफाइंग कैपिटल होती है उसकी। जो कैपिटल होती है, वो टाउन्स होते हैं ना, कैपिटल जहाँ पर जो है राजा की मेन गद्दी होती है, राजा जहाँ पर बैठता है, जहाँ से शासन करता है। ओके, और जो उसके टाउन्स होते हैं ना, तो इनके आस-पास जो है बड़ा-सा जो है बड़ी-बड़ी दीवारें होती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, बाहर से कोई अटैक करता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है, जो बड़ी-बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं ना, आपने देखा होगा राजस्थान साइड बड़े-बड़े किले देखने को मिलते हैं, तो उनकी दीवारें आपने देखी हैं? जो बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें होती हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो वो प्रोटेक्ट करता है बाहर की अटैक से, है ना? तो ऐसा होना चाहिए किंगडम में, जहाँ पर कैपिटल को फोर्टिफाइंग किया हो। ठीक है? और टाउन्स को भी, जो टाउन्स जो है वो उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है? यहाँ पर जो ज़मीन होती है ना, वो सिर्फ़ पॉपुलेशन को सस्टेन ना कर पाए, मतलब कि पॉपुलेशन को तो समाए अच्छे से रखे ही, जो वहाँ की जनता है उसको अच्छे से रखे ही, पर इतनी कैपेबल होना चाहिए वो राज्य, जो कि बाहर के लोग अगर आएँ, कोई जैसे कि कोई संकट आता है, या फिर जैसे बाढ़ आ गई, या फिर ठीक है, या फिर जो सूखा पड़ गया कहीं पर, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, है ना? तो ऐसे टाइम में, कैलामिटीज़ के टाइम पर जो है, बाहर के लोगों को भी सस्टेन कर पाए, ऐसा होना चाहिए वो ज़मीन, वो जो किंगडम है ना, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ की पॉपुलेशन, उसके साथ-साथ जो बाहर के लोग हैं, अगर वो आपदा विपत्ति में वहाँ पर आएँ, तो उनको भी सस्टेन कर पाएँ, ठीक है? वो ब्यूटीफुल होना चाहिए जो किंगडम है, वहाँ पर जो है अच्छी-खासी ज़मीन होनी चाहिए, जो कि उपजाऊ हो, ठीक है? जहाँ पर खेती वगैरह अच्छे से हो, खेती होगी तभी तो लोगों को खाना मिलेगा, है ना? माइन्स होनी चाहिए जहाँ पर, ओके, जहाँ पर जो है रिसोर्सेज़ मिलने चाहिए। नहीं, पहले के टाइम पर भी रिसोर्सेज़ मिलते थे उससे, जैसे कि कॉपर मिला था पहले, तो कॉपर का यूज़ करके जो उन्होंने कॉपर प्रिस्टीन करके जो ब्रॉन्ज़ बना दिया था, है ना? तो ऐसे ही जो है माइन्स वगैरह होनी चाहिए। बाद में फिर आयरन का पता चला, है ना? लोहे का बहुत बाद में पता चला था, ठीक है? टिम्बर होना चाहिए फॉरेस्ट में, जो लकड़ियाँ वगैरह मिलनी चाहिए। लकड़ी का भी बहुत यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पर, तो लकड़ियों से भी घर बनाए जाते थे, ओके? तो एलिफेंट होने चाहिए, एलिफेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वॉरफेयर के लिए, है ना? पहले के राजा-महाराजा एलिफेंट्स का भी यूज़ किया करते थे। और अच्छी-खासी उपजाऊ जो ज़मीन होती है ना, उसमें घास-फूस भी होनी चाहिए, ताकि जो है जानवर खा सकें, ठीक है? तो वो डिपेंडेंट ना हो सिर्फ़, जो बारिश होती है ना उसके ऊपर सिर्फ़ डिपेंडेंट ना हो पानी के लिए, और भी सोर्स होने चाहिए वाटर के, ठीक है? अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए जो है दूसरे सोर्सेज़ भी होने चाहिए पानी के। ओके, अच्छी-खासी रोड्स होनी चाहिए वहाँ पर, वाटरवेज़ होने चाहिए। वाटरवेज़ आप समझते हो ना, पानी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। शिप में देखा होगा इत्ते सारा-सारा सामान जो दूसरे देशों से हमारे देश में आता है, हमारे देश से जाता है ना? तो वाटरवेज़ के थ्रू जाता है, तो वो भी होना चाहिए। प्रोडक्टिव इकोनॉमी होनी चाहिए उस किंगडम में, कि बता रहे हैं कि जो वो जो राज्य है ना, जो अच्छा राज्य कैसा होगा, अच्छा किंगडम कैसा होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारी जो मतलब अच्छी-खासी इकोनॉमी होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर बन रहे हों, ठीक है? अलग-अलग सामान बन रहा है उसका, जो बेचना-खरीदना चल रहा है ना? तो ऐसा होना चाहिए एक अच्छा स्टेट। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा-थोड़ा मतलब थोड़ा-थोड़ा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये रेडियंस देखने को मिल रहा है आपको, राजगृह, राजगीर जो बिहार में है, तो वहाँ पर ये जो है जहाँ जो महाजनपदात हुआ करते थे, तो मगधा, मगधा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किंगडम हुआ करता था, ठीक है? मगधा का राई भी जो है बाद में फिर बहुत ही जाना गया, ठीक है? पहले के टाइम पर जो बिहार वाली जो जगह है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। मगधा बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। हुँ।
मगध में ही पहले जो है चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की। ठीक है? इस चैप्टर में हम देखेंगे सेकंड जो अर्बनाइजेशन है इंडिया का वो। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, आईवीसी है ना, जिसको सरस्वती सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, जो कि बहुत ही पहले के टाइम पर बहुत एडवांस्ड लोग हुआ करते थे उस टाइम पर, है ना? तो उन्होंने एक रीजन में पर्टिकुलर जो इंडस रिवर के आसपास वाला रीजन था वहां पर उनकी एक जो अच्छी खासी अर्बनाइजेशन बसी थी, है ना? अ, तो जनपदास जो है उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में और महाजनपदास के बारे में भी जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट थे। जो इंडिया की अर्ली हिस्ट्री में अगर देखें ना तो इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है ना, महाजनपदास जनपदास बने उसके बाद में फिर बड़े बड़े किंगडम बनते गए, यही है ना। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो महाजनपदास जनपदास में धीरे धीरे करके सिस्टम इवॉल्व हुआ है ना। तो ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर हम टाइमलाइन आपको समझाएं तो सबसे पहले आइस एज हुआ करती थी। ठीक है? फिर पैलेलिथिक एज थी। पैलेलिथिक के बाद में मेसोलिथिक एज देखने को मिली। मेसोलिथिक के बाद में जो है नियोलिथिक एज देखने को मिली। यहाँ पर जो है बिल्कुल ही आदि मानव लोग हुआ करते थे। ओके, तो ये जो है 5 लाख ईयर्स अगो की बात, हम 5 लाख साल जो पहले की बात अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके जो 5 लाख ईयर्स अगो की हम बात करते हैं, यहाँ से लेकर के जो है 10,000 बीसी तक। ठीक है? तो 5 लाख जो साल पहले से लेकर के 10,000 जो बीसी तक जो था मीजोलिथिक एज था। ठीक है? फिर न्यूलिथिक जो है 6,000 तक था। ठीक है? ये क्या हो गया, 6,000। ठीक है, बीसी। अब बीसीई और बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है इसको, और बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फिर यहाँ पर जब जीरो आ जाता है ना, तो इस ये वाला जो टाइम पीरियड है बीसी और बीसी आपने पढ़ा है, ठीक है, छोटी क्लासेस तो सिक्स्थ क्लास में भी ये सारी चीजें थी। फिर इसके बाद वाला जो होता है ना टाइम पीरियड जीरो के बाद से, तो इसको एडी एनो डोमिनी या फिर जो है कॉमन एरा कहा जाता है, सीई। तो इसको कैलकुलेट भी किया जाता है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में मत घुसो। पर हाँ, हम आपको बता देते हैं आज के टाइम पर क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है? अब हमें देखना है 6,000 बीसी कितने साल पुरानी बात है। तो 6,000 प्लस 2026 कर देंगे हम और -1 कर देंगे। ठीक है? तो क्या आ जाएगा, 8025, है ना? तो इतने साल पुरानी बात है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो न्यूलिथिक एज था, न्यूलिथिक एज के टाइम पर ना यहाँ पर क्या हुआ था, इसके बाद में जो है एग्रीकल्चर वगैरह सब शुरू हो गया था। ठीक है? मेनली ऐसा कहा जाता है, बीच-बीच में यहाँ पर भी हो रहा था। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुका था मेसोलिथिक एज में, है ना? बीच में मिडिल एज कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज। इस टाइम पर आदि मानव हुआ करते थे, पत्थर वगैरह का यूज़ करते थे। वो आपने देखा ना, पत्थर चटका के जो आग जलाया करते थे। ठीक है? फिर न्यूलिथिक एज शुरू हो गया था, यहीं पर जो है चालकोलिथिक एज शुरू हो गया था 4000 बीसी तक, है ना? इसके टाइम पीरियड के इसके पहले जो है ये शुरू हो गया था। मतलब कि इसके बाद में आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है कॉपर का यूज़ होना शुरू हो गया था, इसलिए इसको चालकोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर का यूज़ होना शुरू हो गया था। कॉपर एक धातु है ना? तो लोगों ने इसको ढूँढ लिया था। तो चालकोलिथिक एज के बाद ही 3300 में आपको ना जो सिंधु सभ्यता देखने को मिली थी, ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको देखने को मिली थी, इसका राइज़ हुआ था, ठीक है? 1500 तक हमको ये देखने को मिली थी। और यहीं पर जो है 1000 की अगर हम बात करें, सॉरी 1000 तो बाद में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो है फिर आर्यंस का इन्वेजन भी होने लगा था, मतलब बाहर से कुछ लोग आ रहे थे, है ना? हमारे देश में, हमारे जो रीजन में। तो आईवीसी कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी? ये वाला रीजन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर के एडवांस लोग थे। फिर बाद में पता नहीं क्या कैलामिटी वगैरह कुछ आई कि ये सब जो है, कहा जाता है कि कुछ बाढ़ वगैरह आई, कुछ लोग बाहर से आए, फिर ये जो है सभ्यता पूरी खत्म हो गई थी, है ना? आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसी को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद में जो है यहाँ पर जो इसी टाइम पर जो इन्वेजन हुआ था, बाहर से लोग आ रहे थे, जिसको आर्यन इन्वेजन कहा जाता है। तो 1500 से लेकर के जो 1000 तक देखने को मिलता है बीसी तक, ये जो है ना हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक एरा। यहाँ पर जो है वेदास लिखे गए थे। फिर इसी रीजन में जो है यहाँ पर जो है वेदास लिखे गए थे। ठीक है? तो ऋग्वैदिक एरा शुरू हुआ था यहाँ पर।
ठीक है? और ऋग्वेदा लिखा गया था। फिर उसके बाद में 500 तक जो है 1000 से 500 तक जो है ये लेटर वैदिक एरा शुरू हुआ। यहीं पर जो है कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया था, वुमेन की कंडीशन खराब होने लगी थी। ठीक है? फिर 500 से लेकर के 325 तक हमको देखने को मिलता है। ये टाइम जो रहता है ना बीसीई की बात हो रही है। आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से बीसीई का, है ना? इतने साल पुरानी बात है। ठीक है? तो बीसीई में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर महाजनपदास धीरे-धीरे करके किंगडम ग्रो होने लगे थे। बहुत सारे रीजन जो है पूरे देश में आप देखो, देश और पूरे जो कहा जाता है ना भारतवर्ष, आपको पता है अखंड भारत, तो वो पूरा रीजन है ना, वहाँ पर जो है छोटे-छोटे किंगडम निकलने लगी थी। 325 में जो है मौर्यन एम्पायर शुरू होता है, ठीक है? जो चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था, है ना? तो मगधा एक बहुत बड़ा किंगडम निकल के आता है। 325 से लेकर के 185 बीसी तक जो है, ठीक है? तो ये चलता है मौर्यन एम्पायर, है ना? तो इसके जो लास्ट होते हैं बृहद्रथ, जो लास्ट रूलर होते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। वहाँ पर सुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पर जो अलग डायनेस्टी निकल के आती है, ठीक है? फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये 300 तक, ठीक है? यहाँ पर 0 आ जाता है। अब शुरू हो गया एडी, है ना? हमारा वाला टाइम पीरियड, अपना वाला, ठीक है? एडी कह सकते हो, उसको सीई कह सकते हो, कॉमन एरा। अब जो है ये आगे का जितना, जैसे अभी जो है 2026 सीई चल रहा है ना? सीई या फिर एडी। तो ये चल रहा है ना? तो अब ये वाला टाइम शुरू हो चुका है, 0 यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है ना, उससे काउंट करते हैं यहाँ से। तो ये जो पूरा ये रीजन था ना, यहाँ पर खूब व्यापार होता है, खूब ट्रेड होता है, ठीक है? इस टाइम पीरियड में। अब इतना ज़्यादा आपको नहीं बता रहे क्योंकि छोटे हो ना, तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से क्रोनोलॉजी थी। फिर उसके बाद में जो है गुप्ता एम्पायर शुरू होता है, गुप्ता के बाद में कई सारे छोटे-छोटे एम्पायर्स निकल के आते हैं, ओके? फिर उसके बाद में जो है दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। दिल्ली सल्तनत के बाद में जो मुगल एम्पायर, मुगल के बाद में आपको जो है देखने को मिलता है क्या? जो अंग्रेज़ों का रूल, अंग्रेज़ों के बाद में फिर हमारे यहाँ जो है मॉडर्न इंडिया देखने को मिलता है। जब कई सारे जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ निकल के आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फ्रीडम दिलाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, है ना? मतलब पता ही होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री देखने को मिलती है ना? तो फिर उसके बाद में जो है अभी हमने आपको ये समझा दिया। अभी हम देखते हैं जो आपकी बुक में दिया है। तो यहाँ पर जो है 2 मिलेनियम बीसी की बात करी। अभी हमने आपको बताया इंडस हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ करता था। इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से शहर बसा था यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी। ओके, प्रॉपर जो घर थे ईंटों से बने हुए थे, जो बर्न्ड ब्रिक्स कहा जाता है उससे बने हुए थे। जो ग्रेट बात देखने को मिलता है मोहनजोदारो में, ग्रेनरीज भी देखने को मिलती है अनाज को स्टोर करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था इनका, जो कि बाद में खत्म हो गई थी। हमने आपको बताया ना यहाँ पर जो इन्वेजन हुआ था, फिर ये इतना चली और फिर ये खत्म हो गई। इस रीजन में हुआ करती थी ये, ठीक है? तो कुछ सिटीज़ जो थी खाली कर दी गई थी। लोग जो है कुछ रह भी रहे थे, कंटिन्यू थे, पर गाँव जैसा हो गया था, ठीक है? रूरल और विलेज लाइफ़स्टाइल बन चुका था। पहले वो अर्बनाइज़ेशन में रहा करते थे, वो डिस्ट्रॉय हो गई ना पूरी। फिर उसके बाद में जो है कुछ कंपोनेंट हड़प्पन अर्बन सिविलाइज़ेशन के थे, वो खत्म होते गए वहाँ से, है ना? तो उसका जो स्ट्रक्चर था, वो सब चीज़ वहाँ पर जो है हड़प्पन सिविलाइज़ेशन में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अच्छी खासी जो गलियाँ हुआ करती थी, बिज़ी मार्केट हुआ करता था उनका, ठीक है? वहाँ पर जो स्पेशलाइज़्ड ऑक्यूपेशन हुआ करती थी, मेटल स्मिथ हुआ करते थे, जो काम किया करते थे ना मेटल के ऊपर। ओके, पॉटर्स हुआ करते थे, बिल्डर्स हुआ करते थे, वीवर्स होते थे, कपड़ों पे काम करने वाले, क्राफ्ट पर्सन थे, स्किल्ड पर्सन थे, अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाया करते थे। राइटिंग सिस्टम भी था। आज भी जो है हड़प्पन राइटिंग सिस्टम डेसिफर नहीं किया गया है, अभी भी लोग नहीं समझ पाए हैं कि उसमें लिखा क्या है। ओके, सैनिटेशन सिस्टम था, प्रॉपर नालियाँ वगैरह। आज के टाइम पर देखो, सीखना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन से कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है? किस तरीके से एक जो सिटी एस्टैब्लिश की जाती है। क्योंकि आज के टाइम पर देखो तो हमारे देश में हर जगह देखने को मिलता है कि ड्रेनेज सिस्टम एकदम ही फेल हो चुका है, पुअर रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिलती है हमारे देश में, है ना? सीखना चाहिए अपनी हिस्ट्री से। तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी जो कि डिसअपियर हो गई, है ना? तो पूरा जो मिलेनियम जो होता है 1000 का होता है ना? हमने पढ़ा था ये। तो अर्बन लाइफ़ जो थी एब्सेंट थी पूरी इंडिया से, है ना? पूरे टाइम तक फिर अर्बन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद से जो है पूरी जो है गायब हो चुका था हर चीज़। ओके, तो ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है। पर कुछ टाउन जो थे वो रहे थे नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि अर्बनाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ टाउन चले आ रहे थे। ओके, बाकी तो फिर खत्म ही हो गए थे। यहाँ पर देखो ये मैप है हमारे देश का, यहाँ पर पूरी जो है हिमालयाज़ देखने को मिल रहे हैं आपको, ये व्हाइट, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ओके। तिब्बत है, यहाँ पर जो है ये है इंडस रिवर, है ना? ये जो जा रही है ना, ये इंडस रिवर जा रही है, ओके।
तो ये इंडस रिवर इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है ना, जो इसमें आकर के मिलती है। ओके, ये जो है पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। यहाँ तक पूरा गंगा रिवर सिस्टम है ना। ये सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर बनता है। ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आती है। ओके, इधर से तो हमने कहाँ देखा, यहाँ पर जो है डेवलप हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस रीजन में थी। ओके, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत सारे महाजनपदास देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये है मगधा वाला रीजन, ये जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, ये वाला रीजन जो बिहार है ना, इस वाले रीजन में सबसे पहले यहाँ पर जो है मौर्यन किंगडम डेवलप हुआ था, ठीक है। मगधा एम्पायर यहाँ से ग्रो हुई थी, ठीक है। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स जो है, इन्होंने बहुत हेल्प किया है महाजनपदास को ग्रो करने में। एक उपजाऊ जमीन, अच्छे खासे जंगल और वहां से जो है हाथी वगैरह मिलना और रिसोर्सेज मिलना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे महाजनपदास एस्टैब्लिश हुए थे। ओके, तो हमने देखा बहुत सारे रीजनल कल्चर भी देखने को मिले थे। तो अभी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मिलेनियम बीसी में हमने न्यू फेज देखा अर्बनाइजेशन का गंगा प्लेन्स में, है ना। फिर उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो है हमने देखने को मिला क्या, हमने देखा जो महाजनपदास ग्रो हुए। हमने आपको क्रोनोलॉजी बताई थी किस तरीके से ये ग्रो हुए, है ना, बाद में। तो ऋग्वेदिक एरा आया, फिर लेटर वैदिक फेज आया, है ना। लेटर वैदिक फेस आया, फिर उसके बाद में जो है महाजनपदास देखने को मिले थे, है ना, सब कॉन्टिनेंट में। तो हम किस तरीके से इनके बारे में जान सकते हैं, है ना। दो सोर्सेज होते हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि ऐसी चीजें हुई थी, है ना। सोर्सेज हैं भाई, पता चल रहा है क्योंकि सोर्सेज हैं, लिखावटें, चीजें मिल रही हैं हमको, इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में क्यों पता चला, कैसे पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में, क्योंकि अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छोड़ के गया था, ठीक है, लिखवा के गया था। हमको हड़प्पन के बारे में भी पता चला क्योंकि जो हड़प्पन की ट्रेड सील वगैरह, मार्क, इंस्क्रिप्शन वगैरह ज़माने की चीज़ें जो हैं, वो हमें हमारे देश से भी मिली और जो है जो इजिप्ट वगैरह से भी मिली, मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से भी मिली क्योंकि उनके साथ में ट्रेड किया करते थे। ओके, व्यापार होता था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो खुदाई वगैरह की, उससे हमको पता चला कि इस तरीके के एंशिएंट अर्बन सेंटर एग्जिस्ट करते थे। एंशिएंट लिटरेचर जो है, उससे भी हमको पता चला। लेट जो वैदिक है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी थी, है ना? तो यहाँ पर हमने आपको ये नहीं बताया है कि जब ना ये लेटर वैदिक ये जो शुरू हो गया था, ऋग्वेदा के बाद में जब लेटर वैदिक चीज़ें शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा कास्टिज़्म ग्रो हो रहा था, ठीक है? इनइक्वालिटीज़ देखने को मिली थी, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिली थी, ब्राह्मण्स जो थे डोमिनेंस करने लगे थे। इसी रीजन में जो है इस टाइम पर जो है क्या हुआ था, 500 बीसी के टाइम पर जो है जैनिज्म बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था। जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ साथ 500 से ज्यादा सेक्ट जो थे, अलग अलग जो धारणाएं थी, अलग अलग जो लोग अपना जो खुद का जो विचार लेकर के धारणा बनाकर रिलीजन बना करके अपना लेकर के चल रहे थे, क्योंकि ये परेशान हो चुके थे इन चीज से, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से। ओके, तो ये देखने को मिला था। तो जो लेट वैदिक बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर्स हैं, जो लिखावटें मिलती है ना हमको, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे। न्यू फेज जो देखने को मिला, इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो जनपदास एंड महाजनपदास, तो वो द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम बीसी के खत्म होने के टाइम साथ साथ जो है रीजनल कल्चर जो है ग्रो होने लगे। ओके, नॉर्थ इंडिया में तो पीपल जो थे, एक क्लैन और एक ग्रुप बनने लगा। पहले एक फैमिली हुआ करती थी, कई सारी फैमिलीज मिलकर के क्लैन बनने लगे, जिनकी कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी, कॉमन उनके जो रीति रिवाज कस्टम्स हुआ करते थे। ओके, तो एक क्लैन जो थे एसोसिएट थे अपनी टेरिटरी से, मतलब एक जगह पर वो रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलीज रहा करती थी, अब वो क्लैन बन चुकी है इस जगह पर। इस जगह को जनपदा कह दिया उन्होंने, टेरिटरी है ना, ये जमीन जो है जनपदा है। लेड बाय रूलर, इसमें एक राजा हुआ करता था। राजा ऐसा नहीं कि सबके ऊपर हुक्म चला रहा है, थोप रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक राजा होता था जो कि सबकी सहमति से बना करता था। और वो जो है अपने घर का ही आदमी हुआ करता था, ठीक है। राजा जिसको राजन या फिर रूलर भी कहा गया, ठीक है। तो जनपदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है लोग जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, अपना जहाँ पर उन्होंने पैर रख दिया है, ठीक है, जना उनका जो पैर रख दिया है ना, तो वो उनका जनपदा हो गया। और वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, ठीक है। तो इनका घर का आदमी ही हुआ करता था राजा, तो उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दे भी दो, चल भी जाता था। और जैसे कोई किसी ने अटैक किया तो सब लोग साथ में आकर के लड़ने आ गए, है ना? तो इस तरीके का चला करता था, घर का सिस्टम चल रहा है समझो जनपदा में, है ना? ऐसा कुछ नहीं था बहुत बड़ा राजा, किंगडम और बहुत ज़्यादा वो जो है उसकी उसकी हुकूमत कोई नहीं टाल सकता, ऐसा नहीं था पहले। जनपदास धीरे-धीरे करके ग्रो होने लगे, इनका ट्रेड नेटवर्क बढ़ने लगा, ठीक है, फैल गया, ठीक है, कनेक्ट होने लगे आपस में। 8th और 7th सेंचुरीज़ की हम बात करें बीसीई में, है ना? तो 800 और 700 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अर्ली स्टेट्स निकल के आने लगी, मर्ज होने लगी, साथ में मिलने लगे। ओके, तो
2-3 जनपदा साथ में मिलके तो वो बन गया महाजनपदा, है ना? 2-3 जनपदा में बहुत सारी फैमिलीज़ रहा करती थी, ओके? तो इस तरीके से महाजनपदा बनने लगे। तो कई सारे टेक्स्ट हैं जो हमको लिखावटें मिलती हैं, तो वो हमको बताती हैं कि ऐसे 16 महाजनपदास हुआ करते थे, ठीक है? गंधारा रीजन अफ़गानिस्तान साइड, है ना? अफ़गानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट साइड है और अंगा तक जो ईस्ट में है, यहाँ पर जो है और असमाका सेंट्रल इंडिया में, है ना? तो ये गोदावरी रिवर तक, है ना? तो यहाँ पर अगर हम मैप में देखते हैं अभी, तो यहाँ पर जो है कई सारे महाजनपदास होने लगी। 16 महाजनपदात के बारे में हमको लिखने को जो मिला हुआ है, लिखा हुआ जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, है ना? तो यहाँ पर और भी थे, ठीक है? स्मॉलर जनपदास भी एक्सिस्ट कर रहे थे उसके साथ-साथ और उसके साथ-साथ बड़े-बड़े महाजनपदास भी आ गए थे। हम देख लेते हैं महाजनपदास और जनपदास जैसे कि देखो, गंधार से लेकर के अंगा तक हमने देखा, अंगा से लेकर के यहाँ पर नीचे तक, ये जो अस्माका यहाँ गोदावरी रिवर है, तो आप देखो इतने सारे महाजनपदास आ गए थे, है ना? यहाँ पर देखो कम्बोज यहाँ पर आपने गंधारी के बारे में सुना होगा, है ना? दुर्योधन बेटा था ना गांधारी का। तक्षशिला यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस थी। कुरुक्षेत्र आपको पता है। इंद्रप्रस्थ के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना? अही क्षेत्र पंचाला, पंचाला से पंचाली थी, ठीक है? पंचाल की राजकुमारी है ना द्रौपदी। यहाँ पर देखो मत्स्य, ठीक है? मथुरा हो गया यहाँ पर, वत्स हो गया, ये इतने सारे मल्ला, ये सब जो है, ये जो महाजनपद आ गए, ठीक है? यहाँ पर देखो मगधा हो गया, यहाँ पर चंपा, अंगा, अवंती, उज्जैनी, है ना? तो ये कैपिटल के साथ में इनका नाम दिया हुआ है और तो ये जो है आपको बताया गया, है ना? तो आपने देखा किससे कितने सारे जो महाजनपदात हैं, आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे, है ना? यहाँ पर देखो गैंगेटिक प्लेन्स है ना? यहाँ पर अच्छी खासी रिवर है, पानी है, वाटरवेज़ है, इसलिए भी हो सकता है ना? पॉसिबल रीज़न क्या-क्या हो सकते हैं इसके कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है क्योंकि पानी भी अच्छा-सा है और जहाँ से नदी होती है, वहाँ पे अच्छी खासी फर्टाइल ज़मीन होती है ना, उपजाऊ मिट्टी होती है। फर्टाइल गंगा प्लेन्स है यहाँ पर और यहाँ पर ना आयरन भी मिल चुका था, ठीक है? लोहा भी मिलने लगा था माउंटेन्स में और हिल्स में। तो और नए-नए ट्रेड नेटवर्क्स भी निकल आए थे। इसलिए यहाँ पर जो है इतने सारे महाजनपदास ग्रो होने लगे थे। अवंती भी एक पावरफुल महाजनपदा था, जो कि मगधा को टक्कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास भी आयरन था, इसके पास भी आयरन था और लोहा उस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट था। लोहे के थ्रू जो है आप पेड़ वगैरह काट सकते हो, अच्छे से खेती वगैरह कर सकते हो और हथियार भी बना सकते हो मारने के लिए, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। यहाँ पर आपको बोला है मगधा, कोसाला, वत्सावंती, इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है साथ में, जैसे कि मगधा की देखो, मगधा की राजगिरी है, कोसाला की जो है श्रावस्ती है ना? तो ये कैपिटल है इसकी साथ-साथ, है ना? तो आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अभी हम देखते हैं मैप जो है 4.3 में आपको महाजनपदास की कैपिटल भी दिख रही है ना? ये है मैप 4.3 जिसमें 16 महाजनपदात बताए गए हैं और आपको इनकी कैपिटल भी दिख रही है। पंचाला की यही क्षेत्र है ना? तो यह इस तरीके से आपको कैपिटल देखने को मिली। कैपिटल जहाँ पर जो है कौन है? राजा की सीट है, वहाँ पर जो है जो किंग जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, रूल कर रहा है। तो ये जो है ना अच्छी खासी फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती थी। इनको जो है जो आस-पास हुआ करता था ना सिटी के, उसके आस-पास बड़ी-बड़ी जो दीवारें हुआ करती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोट मोट क्या होता है? एक डीप जो अगर हम बात करें सराउंडिंग एक अच्छा बड़ी-सी फोर्टिफाइड सिटी होती है उसमें ना मतलब कि जो मोट ना जैसे ये है किला है, सिटी है, ठीक है? ये सिटी है, इसके आस-पास जो है इतना गहरा बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसमें खूब सारा पानी भरा होता है, ठीक है? खूब सारा पानी भरा होता है, फिर यहाँ पर जो है किला बना होता है, ठीक है? यहाँ पर मतलब कि दीवारें होती हैं, तो कोई इसको फाँद कर बाहर नहीं आ सकता है ना? तो इस तरीके का सिस्टम होता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, तो फोर्टिफिकेशन के साथ-साथ जो है फोर्टिफिकेशन के मोर जो आउटसाइड फोर्टिफिकेशन मतलब कि यहाँ पर सिटी हुआ करती थी, सिटी के आस-पास जो है बहुत बड़ा किला है, दीवार बनी हुई है ना? दीवार को आप तोड़ नहीं सकते, इसके आस-पास बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, गड्ढा में खूब सारा पानी भरा हुआ है गोल-गोल, ठीक है? ऐसा, इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि बाहर से भी अटैक हो सकता है, दूसरे किंगडम वाले अटैक करके कब्ज़ा कर सकते हैं, है ना? तो गेटवे भी हुआ करता था, ओके, ताकि जो है मतलब कि जो दरवाज़ा हुआ करता ना कभी-कभी उसको छोटा भी बनाया करते थे, ताकि जो गार्ड्स हैं ना, जो सिपाही हैं, वो कंट्रोल कर सकें, जो लोगों का आना-जाना और जो सामान वग़ैरह आ रहा है, जा रहा है और सिटी से कौन-कौन बाहर जा रहा है, ये सब कंट्रोल करने के लिए कभी-कभी छोटा भी बनाया जाता था उसको। ठीक है, तो फ़ैसिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा जानने का मतलब बहुत ही ज़्यादा अ, जंप करने वाला, बहुत ही एक्साइट करने वाली ऐसी चीज़ है ये। हम नोट करें कि एंशिएंट कैपिटल्स जो है आज भी
है, ठीक है? जो आज भी कंटिन्यूड है और वो मॉडर्न सिटीज़ बन चुकी हैं, जो कि 2500 साल पुरानी है और वो आज के टाइम पर मॉडर्न सिटीज़ बन चुकी हैं ना? तो अचंभा करने वाली बात है कि भई जो पुरानी कैपिटल्स या सिटीज़ थी, वो आज के टाइम पर मॉडर्न सिटीज़ बन चुकी हैं। ओनली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, अब हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन हमारे यहाँ बोला जाता है कि पुराने टाइम पर भी जो है डेमोक्रेसी एक्सिस्ट किया करती थी। जनपदास के टाइम पर हमने आपको बताया कि जो ना राजन हुआ करता था, ठीक है? राजा, है ना? जो कि ऐसे मतलब वो नहीं होता था, अथॉरिटेरियन रूलर नहीं होता था। ये जो है सबकी सहमति से बनाया जाता था और ये सबका ध्यान रखता था, ठीक है? और सबके ऊपर हुकूमत नहीं चलाता था, ठीक है? तो जनपदा जो है इनकी एक असेंबली हुआ करती थी जिसको आप काउंसिल भी कह सकते हो, ठीक है? असेंबली या काउंसिल। तो यहाँ पर सभा और समिति हुआ करती थी। ये जो है जो भी मैटर होते थे जो कि क्लैन से रिलेटेड होते थे, है ना? जो भी कई सारी फैमिली है, मिली हुई है तो वो क्लैन है, ठीक है? तो इनसे जो भी रिलेटेड हुआ करते थे मैटर तो वो लोग बैठ कर के डिस्कस किया करते थे सभा और समिति में। ओके? हमने इंडियाज़ कल्चर जो रूट्स है इसमें चैप्टर में देखा था वर्ड सभा एंड समिति जो कि अपीयर हुआ था वेदाग में भी, है ना? इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट जो है वेदास से भी हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो इसमें भी सभा और समिति का ज़िक्र किया गया था। तो हम अज़्यूम कर सकते हैं कि बड़े लोग ही क्लैन में हुआ करते थे। ओके, तो राजा जो है वो उसको ना इंडिपेंडेंटली अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत ऐसे अपनी मर्ज़ी थोपना इस तरीके का नहीं हुआ करता था राजा, ठीक है? आर्बिट्रेरीली रूल नहीं करता था राजा। एक गुड रूलर हुआ करता था जिसको सबकी एडवाइस लेनी होती थी, बड़े-बुजुर्गों की बातें सुना करता था वो सबसे जो है डिस्कशन करने के बाद में असेंबली में फिर जो है कोई डिसीज़न लेता था। मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी थे उनसे बातचीत करके वो डिसीजन लेता था। ये भी सच है, कुछ टेक्स्ट में ये भी बताया गया कि जो इनकम्पिटेंट रूलर हुआ करते थे, उसको हटा भी देती थी असेंबली। मतलब कि असेंबली ने देखा कि ये जो रूलर है, बुद्धू टाइप का है, ये कोई काम-धाम का है नहीं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, इसको हटा भी देती थी वो। ऑफ कोर्स ऐसा भी हुआ करता था। अ, तो ऐसा है तो पर जो है ये कोई ऐसा कानून नहीं था, ठीक है? हमें ये भी याद रखना है कि जो डेटा हमें मिला है ना, वो बहुत ही पुराने टाइम का है और बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट भी है। तो हम अज़्यूम भी करते हैं कुछ चीज़ें और आज के टाइम पर भी कुछ डिस्कवरी हो सकती है, तो बदल भी सकती है हिस्ट्री, है ना? तो जो भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पता चलती है, उससे हम थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं हिस्टोरियंस और फिर कन्क्लूड करते हैं, है ना? तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उनके पॉलिटिकल सिस्टम में महाजनपदास जो है एक्सपेंड करते गए। बेसिक प्रिंसिपल जो जनपदास का था, पर मन महाजनपदास में ना बड़े-बड़े रूलर होने लगे। अपनी मर्ज़ी थोपने वाले रूलर होने लगे। ऐसे किंग होने लगे जो कि आर्बिट्रेरी रूल करने लगे, है ना? तो राजा जो है अल्टीमेट अथॉरिटी बनता गया। जनपदास में तो फिर भी ठीक था, फिर महाजनपदास में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल बढ़ता गया। मिनिस्टर्स इनको सपोर्ट करते थे और फैमिली ऑफ एल्डर्स भी हुआ करते थे। इनकी पोज़ीशन हेरिडिटी होने लगी। पहले के टाइम पर क्या होता था जनपदाज में कि राजा को हटा भी दिया जाता था। पर अब क्या होने लगा इनका बेटा ही राजा बनेगा, हेरिडिटरी होने लगी कि इनका बेटा ही ये बनेगा, है ना? तो पोज़ीशन पे कब्ज़ा कर लिया। इन द सेंस इस टाइम पर जो है राजा जो था, इनका बेटा भी राजा बनेगा, है ना? तो इस तरह की चीज़ें चलने लगी। तो किंग जो है अब कलेक्ट करता था रेवेन्यू टैक्सेस, है ना? तो अब जो है किंग क्या करने लगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने लगा, ठीक है? टैक्स वगैरह कंट्रोल करने लगा, टैक्स लेने लगा और जो है अच्छा खासा बड़ी-बड़ी दीवारें बनाने लगा कैपिटल के आस-पास, है ना? एक बड़ी-सी आर्मी मेंटेन करने लगा, है ना? जो कि उसके उसके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगी या फिर कोई युद्ध होता है तो उसमें लड़ेंगी, ओके नेबरिंग कंट्री के साथ में। और मगधा जो था, मगधा अगर हम आज के टाइम पर बिहार की बात करें, बिहार देखो कितना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेट है ना? बहुत ही ज़्यादा उसमें कंडीशन खराब देखने को मिलती है, करप्शन देखने को मिलता है। और पहले के टाइम पर यही मेन सिटी हुआ करती थी, है ना? और कोसाला की अगर हम बात करें, कोसाला आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में है, ओके। अवंती जो है मध्य प्रदेश का अवंती भी एक इम्पोर्टेंट राज्य हुआ करता था। तो ये पावरफुल स्टेट हुआ करते थे, मगधा, कोसाला, अवंती। तो जो 2 महाजनपदास थे ना वज्जी जिसको बृज्जी कहा जाता है और नेबरिंग मल्ला, तो ये इनका डिफरेंट सिस्टम था, ठीक है? 2 महाजनपदास ये भी आपको याद रखना है कि 2 महाजनपदास थे वज्जी, जिसको बृज्जी भी कहते हैं और मल्ला, ठीक है? तो इनका डिफरेंट सिस्टम था। यहाँ पर सभा और समिति थी और इनकी पावर भी ज़्यादा थी। सभा और समिति इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया करते थे, डिस्कशन भी करते थे, ओके, वोट भी करते थे, ओके। तो ये जो है इसमें सिलेक्शन ऑफ राजा भी हुआ करता था। आप देख रहे हो महाजनपदास में राजा ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, बड़ी-बड़ी आर्मी, बड़े-बड़े फोर्टिफिकेशन किला वगैरह ज़माने की चीज़ें रख रहा है, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है टैक्स। पर 2 महाजनपदास ऐसे थे जहाँ पर जो है ये सिस्टम नहीं था, यहाँ पर जो सभा और समिति के पास में ज़्यादा पावर थी, ठीक है, वज्जी और मल्लाह। तो हम ये कह सकते हैं कि महाजनपदास जिनको गणाज़ और संघा कहा जाता है, ऐसे महाजनपदास जिनको गणा या फिर संघा कहा जाता है, वो मोनार्कीज़ नहीं थे। मोनार्की मतलब एक पर्सन का रूल हो जाता है जहाँ पर राजा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है, तो घना संघा जहाँ पर जो है मोनार्की नहीं होती है और वो जो डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करते हैं, मतलब सबके साथ डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन करके ये सारी चीजें। जो मेंबर्स थे असेंबली के, वो सिलेक्ट करते थे अपने जो किंग को, ठीक है, रूलर को, और मेजर डिसीजन वो लिया करते थे। ओके। इनफैक्ट स्कॉलर्स जो है इनको अर्ली रिपब्लिक्स भी कहते हैं, कि पहले के टाइम पर भी रिपब्लिक्स एग्जिस्ट किया करते थे, जो कि वज्जी, आपको याद करना है, ठीक है, वज्जी और मल्ला, ठीक है, ये दो महाजनपदास थे जहां पर सभा एंड असेंबली के पास में ज्यादा कंट्रोल था, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था, तो अर्ली रिपब्लिक कहते हैं। ओके। तो ये जो है ऐसा सिस्टम जो हमको देखने को मिलता है, और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसा सिस्टम देखने को मिलता था इंडिया में। इसलिए इंडिया को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को। तो जो अब और भी इनोवेशंस हुए थे इस टाइम पर, महाजनपदास और जनपदास के टाइम पर, ठीक है, तो छोटे छोटे जो आपने देखा किंगडम्स और क्लैंस निकल के आ रहे थे, है ना, फिर महाजनपदास बड़े बड़े बने, यहाँ का राजा थोड़ा मतलब कि रिपब्लिक टाइप हुआ करता था, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करने लगे। एक्सेप्शन थी बज्जी और मल्ला, है ना, बज्जी और मल्ला याद रखना। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिली इंडियन सिविलाइजेशन में, और आज के टाइम पर भी यही है ना। तो आज तक जो है ये चेंजेस देखने को मिली, है ना। इस चैप्टर में जो इंडिया कल्चरल रूट में हमने देखा था, जो चैप्टर जो सॉरी क्लास 6 में, कि इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स निकल के आए थे, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन। हमने आपको बताया ना 500 बीसी के टाइम पर जो है, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की वजह से लेटर वैदिक फेज में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, ठीक है? सैक्रिफाइस हो रहा था एनिमल्स का, अब एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे एग्रीकल्चर में, है ना? उसके साथ-साथ यज्ञ वगैरह ज़माने भर की चीज़ें, और कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा, कि जो शूद्रास हैं या फिर वुमेन हैं, उनको जो है टेक्स्ट वगैरह जो भी धर्म की किताब है, वो पढ़ने नहीं देंगे, है ना? वेदास वगैरह। तो इस वजह से है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो अल्टरनेटिव की खोज खोज में थे कि ऐसा कोई धर्म हो, जो कि सिंपल हो, है ना? हमें हमें भगवान से, हमारे भगवान से हमें कनेक्ट करे, हमें दूर ना करे, है ना? तो कर्म मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग चाहिए, है ना? तो कर्म मार्ग जो रिचुअल बहुत सारे जो है कर्म कांड परफॉर्म किए जाते थे ताकि भगवान से कनेक्ट हो सके। तो कर्म मार्ग नहीं चाहिए, हमें ज्ञान मार्ग चाहिए। तो इसके लिए जो है कई सारे निकल के आए। हिंदुइज़्म में भी उपनिषद निकल के आए, है ना? उपनिषद लिखे गए। ओके। तो ये ज्ञान मार्ग था, ज्ञान मार्ग से हम अपने भगवान से कनेक्ट होंगे। बाद में आप देखोगे ना इसमें भी एवोल्यूशन होता गया, भक्ति भक्ति भी शुरू हो गया था, कि भक्ति के थ्रू हम अपने भगवान से कनेक्ट होंगे, है ना। क्यों हम परफॉर्म करें इतने सारे रिचुअल्स वगैरह, जमाने भर की चीजें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, है ना। तो बुद्धिस्ट, जैन, ऐसे कई सारे जो है, और ज्यादा जो 500 से ज्यादा सेक्ट निकल के आए थे। ओके, बुद्धिज्म और जैनिज्म इसमें मेजर सेक्ट थे जिसमें लोगों ने खूब ज्यादा अपना भरोसा दिखाया, है ना। तो इसके भी कई सारे लिटरेचर्स मिलते हैं। ये स्कूल जो है बहुत ज़्यादा पहले इसमें जो है कई सारी टीचिंग्स हुआ करती थी, लिटरेचर हुआ करते थे, इनके स्कॉलर्स भी थे, स्कॉलर्स के थ्रू, है ना, मॉन्क हुआ करते थे, नन होते थे, ये ट्रैवल करते थे भारत में पूरा, है ना, इंडिया में। और लोग जो है ये क्या, पिलग्रिमेज, है ना, तो तीर्थ यात्री भी हुआ करते थे ये। तो इस टाइम पर जो है आर्ट में भी चेंजेस देखने को मिले। ओके। और जो है एम्पायर्स में भी इन्होंने कुछ-कुछ जो ब्लॉसम देखने को मिला, और ज़्यादा चीज़ें खिल गई, है ना? जैसे बुद्धिज़्म को जो है, बुद्धिज़्म को ही अपना धम्मा बना करके जो अशोका ने प्रीच किया था, अशोका ने फिर धम्मा को पूजा था, है ना? अशोका ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। ऐसे ही एक आजीविका सेक्ट भी निकल के आया था। बहुत सारी निकल के आई थी, लोकायत फिलॉसफी निकल के आई थी, है ना? तो वही था कि जो कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ लोग जा रहे थे, कि हमें ज्ञान मार्ग दो, है ना? कर्म मार्ग से हम थक चुके हैं, इतने ज़्यादा रिचुअल्स कौन परफॉर्म करेगा? अर्बनाइजेशन जो है बिना टेक्नोलॉजीज़ के साथ थोड़ी ना होता है। अर्बनाइजेशन में टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती हैं, ठीक है? तो हम रिमेंबर, जैसे कि हम याद करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो हमने देखा था कि वो लोग कॉपर और ब्रॉन्ज की जो मेटलर्जी किया करते थे। मेटलर्जी का मतलब है 2 मेटल्स को मिक्स करके उसका जो है कुछ नया था बनाना, है ना? तो कॉपर जो है अ, कॉपर में बहुत ज़्यादा मास्टरी थी। कॉपर प्लस टिन जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इससे बन जाता है ब्रॉन्ज़, है ना? तो ब्रॉन्ज़ एज सिविलाइजेशन कहा जाता है उसको। तो ब्रॉन्ज़ बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ किया करते थे। सेकंड अर्बनाइजेशन जो कि हमने देखा जनपदार्थ, महाजनपदार्थ में, इसमें भी शिफ्ट देखने को मिला टेक्नोलॉजी का। इसमें आयरन मेटलर्जी, क्योंकि अब जो है 800 तक जो है आयरन भी मिल चुका था, ठीक है? 800 बीसीई तक आयरन की मेटलर्जी भी होने लगी थी, आयरन से कई सारी चीज़ें बनने लगी थी। तो कई सारे रीजन जो इंडिया के थे, टेक्नीक जो थी पता चलने लगी थी कि किस तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट करना है आयरन को, किस तरीके से निकालना है, शेप करना है आयरन को, और उसको यूज़ करना है। सेकंड मिलेनियम बीसीई में जो है फ्यू सेंचुरीज़ तक जो है आयरन जो है डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। फिर सेकंड मिलेनियम बीसीई में जो है ये जो है टूल, जो आयरन टूल जो है बहुत ज़्यादा फैलने लगा। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा। अब सोचो आयरन जो है अच्छा खासे, इससे अच्छे खासे हथियार बनने लगे मजबूत। कॉपर क्या मुड़ जाता है ना, उसको यूज़ करो तो मुड़ जाता था वो। तो ब्रॉन्ज बन गया, ठीक है?
तो ब्रॉन्ज से भी अच्छे वेपन बनने लगे आयरन से, ठीक है? वो लाइटर भी होते थे और शार्प भी होते थे, अच्छे पैने भी होते थे, उसकी तलवारें बनने लगी और जो तीर धनुष ये सब चीज़ें भी बनने लगी, शील्ड बनने लगी, वो होता है ना गोल सा शील्ड होता है। तो ये सब चीज़ें ही बनने लगी। ये ना इसके एविडेंस ही मिलते हैं कि ये जो है वॉरफेयर में यूज़ किया जाता था, ठीक है? तो जो महाजनपदास थे, वो लोग अगर आपस में फाइट भी करते थे, तो वो लोग आयरन का यूज़ करते थे ना वेपन्स का, तो वो मिले हैं, ओके? तो कितने ज़्यादा इंटेंस हुआ करता था, कितना ज़्यादा ये जो वॉर वगैरह हुआ करती थी, ये जो है इम्पॉसिबल है बताना, है ना? इतनी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं बता सकते, हमें थोड़ा-थोड़ा सामान मिलता है, उससे हम हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, है ना? तो मिलिट्री कैंपेन्स हुआ करते थे और ओकेजनली जो गठबंधन भी हो जाता था इनका, ठीक है? मतलब कि इन्होंने क्या किया अपनी बेटी की शादी करा दी। ये जो राजा है इससे अपनी बेटी की शादी करा दी। तो ये दोनों रिश्तेदार हो गए। तो ये अलायंस बन गया, इनकी दोस्ती हो गई, है ना? तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू भी लोग जो है अपने रिश्ते बनाया करते थे। ऐसे कई सारे नए-नए किंगडम भी निकलने लगे थे। बड़े-बड़े राज्य हो जाते थे। अब ये दोनों राज्य दोस्त बन गए तो ये लोग क्या ये बड़ा एम्पायर बन गया, है ना? तो इस तरीके से जो है आगे का देखने को मिलता था। ओके? तो अनदर इनोवेशन एक दूसरा इनोवेशन की हम बात करें, हमने आयरन के बारे में देखा है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में भी हमने आपको बताया। तो इनोवेशन जो फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन, कॉइन का यूज कब शुरू हुआ है ना, व्यापार। पहले तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम कि मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, तो तुम चावल ले लो, मैं गेहूं ले लेता हूँ, है ना। इस तरीके से जो है एक दूसरे को ये लोग एक्सचेंज कर लेते थे, है ना। आलू टमाटर इस तरीके से किया जाता था, पर बार्टर सिस्टम में उतना इफेक्टिव नहीं था ये। तो कॉइन का यूसेज कब शुरू हुआ? ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, है ना? जो एग्रीकल्चर के अलावा भी चीज़ें बनने लगी थी, तो कॉइन्स भी यूज़ हुए थे। फर्स्ट जो कॉइन यूज़ हुआ था पंच मार्क्ड कॉइन यूज़ हुआ था सबसे पहले, ठीक है? तो वेरी सून कॉइन भी यूज़ होने लगे, डिफरेंट रीजन में यूज़ करने लगे इसको, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी। फर्स्ट इंडियन कॉइन जो है बनाया गया था सिल्वर से, सॉफ्ट मेटल था, जिसको सिंबल से बनाया गया था पंच करके, ऐसे इस तरीके से पंच कर दिया था, दबा दिया था इसको, है ना? तो पंच मार्क्ड कॉइन सबसे पहला कॉइन था जो कि यूज़ किया गया था। लेटर कॉपर के भी, गोल्ड के, मेटल के, दूसरे मेटल के, लेड के भी बने, है ना? और गोल्ड के, सिल्वर के भी कॉइन्स बने और ज़्यादा, है ना? तो इस तरीके से कॉइन्स का भी यूसेज शुरू हो गया था। महाजनपदास जो है इश्यू करते थे अपने खुद के कॉइन्स, है ना? बट कॉइन्स जो नेबरिंग रीजन के हुआ करते थे, वो एक्सचेंज करते थे ट्रेड में, है ना? जैसे कि यहाँ महाजनपदास के दूसरे हैं कॉइन, है ना? इनसे इन्होंने एक्सचेंज कर लिए, है ना? जब ट्रेड करेंगे तो एक्सचेंज होता है। तो कॉइन भी एक इनोवेशन था जिसके बारे में हमने पढ़ा, है ना? यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सेकंड अर्बनाइजेशन जिनकी महाजनपदास, जनपदास थी। ओके, तो इनके बारे में कंपैरिजन करना है। गंगा प्लेन्स में कौन था? गंगा प्लेन्स में सेकंड अर्बनाइजेशन थी। ये तो इंडस रिवर में थी, है ना? तो ये इंडस रिवर में थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोनास्ट्रीज जो है सेकंड अर्बनाइजेशन में हमको देखने को मिली बाद में जब बुद्धिज्म वगैरह आया। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल्स वगैरह थे पर इस तरीके के मोनास्ट्रीज नहीं थी और ये लोग नेचर वर्शिप किया करते थे। गॉडेस वगैरह पूजा करते थे पर इतना एक्सट्रीम नहीं पूजते थे, है ना? यहाँ पर जो है लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उतना ज़्यादा लिटरेचर तो नहीं मिलता है, पर हाँ, लिखावट थी, यहाँ पर राइटिंग थी ठीक है? और यहाँ पर लिटरेचर हमको देखने को मिलता है सेकंड अर्बनाइजेशन में जो वैदिक देखने को मिलती है, वैदिक लिटरेचर ऋग्वेदा, ठीक है? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा ये सब देखने को मिलते हैं। ट्रेड तो वही फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी होता है, सेकंड अर्बनाइजेशन में, दोनों में ट्रेड होता है ना? ट्रेड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड जो है मेसोपोटामियन के साथ में भी हुआ करता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि और इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गई। मेसोपोटामियन जो थी ये कहाँ थी? ये जो है इराक, ईरान वाले रीजन में, है ना? तो यहाँ पर जो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर है, वहाँ पर ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर जो है सील भी मिली है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वॉरफेयर तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का उतना वॉरफेयर की चीज़ें नहीं मिलती। ये लोग हथियार वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। ऐसा भी जो हिस्टोरियन है, ऐसा भी कहते हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बाहर के लोगों ने जब अटैक किया, तो ये लोग इन लोगों को मार दिया गया, है ना? तो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। सेकंड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें जनपदास, महाजनपदास जो थे ये अच्छे खासे इनके पास में वेपन वगैरह चीज़ें बनने लगी थी। कॉपर और ब्रॉन्ज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है? ब्रॉन्ज़ एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ब्रॉन्ज़ एज सिविलाइजेशन ओके? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पर लिमिटेड यूज़ होता था, उतना नहीं हुआ, ठीक है? मतलब करते हैं पर उतना नहीं, यहाँ पर आयरन का ज़्यादा यूज़ हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था। ओके, इतना समझ गए आप? अब वर्ण जाति सिस्टम से हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।